हेलो एवरीवन, एम ग्लोबल स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास जैक बोर्ड द्वारा जारी क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 एग्ज़ाम के लिए जारी मॉडल प्रश्न पत्र का हल करेंगे, जो सेशन क्या है 25-26 में। इसमें जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, क्या 10 के मैथ सब्जेक्ट है। इसमें टोटल नंबर 80 नंबर का होगा। 3 घंटा का समय होता है। इसमें क्या होगा, 30 नंबर होगा एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी जो 50 नंबर का रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें जितने भी इस वीडियो में हम जो मॉडल पेपर का प्रश्न है, इसके सारे कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। तो इसमें से पहला जो सेक्शन है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। अभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें जो पहला सवाल है कि पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64, तो इसका शून्यक निकालना है। अब शून्यक जो होता है तो क्या होता है कि पी एक्स बराबर 0 करते हैं, तब पी एक्स की जगह पी जेड है, तो मतलब क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। उसको तोड़ेंगे तो देखो, जेड स्क्वायर माइनस 64 को हम 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस 8 और ये हो जाएगा जेड प्लस 8 बराबर 0 होगा। तो जेड माइनस 8 बराबर 0 और जेड प्लस 8 बराबर 0। तो जो जेड का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8 प्लस में, और यहाँ आ जाएगा जेड बराबर माइनस 8। तो जेड का वैल्यू प्लस 8 और माइनस 8 दोनों आ रहा है। तो जेड जो शून्यक होगा सो क्या होगा, शून्य होगा प्लस माइनस 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि दिए गए बिंदुओं में पी क्यू और आर कौन सा बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो जो भी बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष पर लाई करती है, स्थित होता है एक्स अक्ष पर, उसका वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें पी में देखो एक्स निर्देशांक है, इसका मतलब वाई अक्ष पर होगा। यहाँ क्यू में क्या है, वाई 0 है, तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर होगा। और आर में भी क्या है, वाई 0 है, वाई बराबर 0 है, तो ये भी क्या होगा, एक्स अक्ष पर होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा क्यू और आर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, बोथ पॉइंट पी क्यू एंड आर, दोनों क्यू और आर ये दोनों प्रतिच्छेद करेगा। देखिए सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, डी। चलिए तीसरा सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल में क्या है कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो सम परिमेय संख्या के बीच, सम क्या होता है, सम संख्या होता है जो दो से, वह प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। जैसे कि दो, 2 और 4 है, ये दोनों सम संख्या है। इसके बीच में क्या है, 3 है, 3 है। तो ये परिमेय, 2 परिमेय संख्या भी है, 4 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। और 4 और 2 क्या है, सम संख्या है। तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या हैं, तो 1 है। कहते हैं 28 और 30 के बीच में आता है 29। ये 29 हो गया क्या, विषम संख्या। तो दो सम संख्या के बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि दो क्रमित विषम संख्याओं का एचसीएफ मासा क्या होगा। दो क्रमित विषम संख्या मतलब पहला विषम संख्या अगर 5 लिए तो दूसरा होगा 7, तो ये दोनों का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 1 होगा। क्या कि और 7 और 9 इसका भी एचसीएफ क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो दो क्रमित विषम संख्याओं का हमेशा एचसीएफ जो होगा सो 1 होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि दो चर एक्स वाई और जेड के रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो देखो कोई भी रैखिक समीकरण होता है कि मान लो कि x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसके कितने x प्लस वाई बराबर 0 है। चलिए x प्लस, जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 0 है, तो इसके कितने हल होंगे, कितने नंबर x का मान और y का ऐसे कितने मान होंगे जो इस समीकरण को क्या कर देंगे, संतुष्ट करेंगे। वही होता है हल, है ना। तो मतलब x का मान अगर 5 ले रहे हैं और यहाँ दूसरा y ले रहे हैं -5, तो ये भी तो 0 हो जा रहा है, ये भी संतुष्ट कर जा रहा है। अगर 6 ले रहे हैं और -6 ले रहे हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो क्या अनंत हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अनंत। तब जो अधिकतम संभव मान हो सकते हैं सो कहाँ तक, तो अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल जो छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल में है क्या, ऑप्शन है ना, छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल में बोला कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी, समानांतर, समपाती, है ना, इनमें से कोई नहीं। संगत, व्हाट इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन। चलिए बोल रहा है कि संगत होना चाहिए, तो संगत और असंगत कब होता है, जब दो रैखिक युग्म संगत कब होते हैं, जब इसका कोई हल आता है, कोई हल निकलता है। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो होता है असंगत। असंगत मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि संगत होना चाहिए, तो देखो 3 लाइन होते हैं, एक समांतर रेखा, दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा और तीसरा होता है समपाती रेखा, मतलब एक ही लाइन पर दोनों, ठीक है। तो समांतर में क्या होता है कि जब कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल, केवल एक हल, है ना, केवल एक हल, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। समपाती में क्या होता है, अनेक हल, अनेक हल होता है। तो समपाती रेखा में और समांतर प्रतिच्छेदी रेखा में, ये दोनों रेखाएं में क्या होता है, हल निकलता है। तो ये दोनों रेखाएं का युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या 6 है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिच्छेदी, इसमें भी संगत होगा, समानांतर में संगत नहीं होगा, समानांतर में संगत नहीं होगा। तीसरा क्या है, समपाती। समपाती मतलब एक ही रेखा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी एक संगत होगा। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, तो आंसर इसमें से 2 आ रहा है। संगत समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं कैसी होगी, तो संगत में होगा निरूपित रेखाएं, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और समपाती भी हो सकता है, समपाती भी हो सकता है, 2 तरह के होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा तुम्हारा, आंसर ए तथा सी दोनों होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, प्रश्न में 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें बता रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल होगा, है ना। तो मूल हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डी को फाइंड करते हैं। तो डी के प्रकृति ने पूछा है, यहाँ मूल पूछा है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे समझते हैं कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि वास्तविक कोई नहीं होगा। तो डी बराबर, अगर डी का वैल्यू आता है 0 तो दोनों मूल समान होते हैं। दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं, ठीक है। और अगर डी 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा है मूल ज्ञात करना है, किसका जो रूट्स होगा सो क्या होगा, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, तो हम लोग मूल ज्ञात करने का तरीका है, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे द्विघात बहुपद के रूप में, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो 3 दूना 6 होता है, तो 3x माइनस 2x प्लस 6 के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0 होगा। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2 और x बराबर आ जाएगा यहाँ 3, है ना। तो मतलब 2 और 3 है, 2 और 3, तो इसमें से जो b नंबर भी होगा, तो मूल क्या आया, तब 2 b नंबर और c नंबर, मतलब डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। जो सही जवाब होगा इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, 2 और 3 आया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए, आ तो द्विघात फार्मूला द्वारा हम लोग, तो द्विघात सूत्र क्या होता है कि रूट बराबर, है ना, तो रूट बराबर x है, तो इसके बराबर होता है प्लस माइनस नहीं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं हम लोग, जहाँ डी बराबर क्या होता है, डी बराबर विविक्तर होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है ना। धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना है, 200 है। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया, मान लो कि x लगातार विषम, है ना। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 लगातार। जैसे कि 5 है विषम संख्या, तो अगला क्या होगा, 7 होगा, अगला क्या होगा, 9 होगा। ये मतलब x है, तो ये क्या होगा, x प्लस 2, है ना, ये होगा x प्लस 4। तो ये लगातार, तो यहाँ बोला कि लगातार 2, तो ये दोनों को वर्गों का योग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर कितना है, 202 है। तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्रॉस कर तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 202 हो गया, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये 4 उधर चला जाएगा, या तो इसी को इधर ले आते हैं, 4 माइनस 202 बराबर 0। इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा
2x² प्लस 4x, अब माइनस हो जाएगा 198 बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 99 बराबर 0। अब इसको तोड़ देते हैं तो कितना में टूट जाएगा, 11 9 99 है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो होगा x² प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 11, यहाँ माइनस 9 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 11 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 11 बराबर 0। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा सो 9 और माइनस 11, 9 और माइनस 11। तब बोला क्या जा रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अगर एक माइनस ले रहे हैं तो धनात्मक बोल रहा है, तो -11 तो होगा नहीं, ऋणात्मक आ रहा है, तो जो x का वैल्यू आ गया सो 9 हो जाएगा। तो पहला 9 हो गया तो दूसरा क्या हो गया, 11। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समांतर श्रेणी में 10वां नंबर सवाल 9वां नंबर सवाल सॉरी 9वां में क्या, निम्नलिखित एपी का समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बच्चा, और 6 में से 4 गया तो 2 बच्चा, 8 में से 6 गया तो 2 बच्चा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस समान है, ये एपी में है। ठीक है, इसमें गया तो 8 बच्चा, 17 में से 9 गया तो यहाँ भी 8 बच्चा और यहाँ भी 8 बच्चा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस समान है, तो इसका मतलब ये भी एपी में है। अब -6 में +10 गया तो कितना बचा, 4, यहाँ -2 और +4 तो मतलब यहाँ पे 4 बचा। ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 है, मतलब ये भी एपी में है, तो ये एपी में नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, सही जवाब जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां में कि इसका 28वें पद ज्ञात करना है। तो 28वें मतलब a28 बराबर क्या होता है, a प्लस 27d। यहाँ d क्या हो जाएगा कि 4 में से 1 गया तो 3 बचा है ना। प्रथम पद 1 है और 27 गुने 3, 27 गुने 3 कितना है, 27 3 81 मतलब 82 आया। तो इसको जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 11 नंबर में बोल रहा कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए जब कभी भी 2 त्रिभुज, मान ए है, बी है, सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, अब ये दोनों सर्वांगसम है, तो जो एरिया ऑफ होगा ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजा मतलब ए बी बटे पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर होगा। सभी संगत भुजा ए सी के संगत क्या हो जाएगा, तो पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें दिया है क्या, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसका मतलब 16/81 है। और भुजा अगर मान लेते हैं कि ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर होगा तो इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको शॉर्ट में निकालने का है कि 16/81 अंडर रूट में, तो क्या बचेगा 4/9 मतलब 4:9। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल
कॉस 12 और 16 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होते हैं। और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, है ना, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा, एक कोण जो हुआ सो 90 डिग्री होगा, ठीक है, समकोण पर। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये होगा 6 और ये भी होगा 6। समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, तो 8 8 16 हो गया विकर्ण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हो गया यहाँ। तो ये समकोण त्रिभुज, ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है √b² प्लस b²। तो एच बराबर हो जाएगा बी के जगह में कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 36 प्लस 64 बराबर 100 आया, है ना। तो ए बराबर निकल जाएगा मेरा कितना, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण होगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। कोई भी जो दो अक्ष y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0, 0,0। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। बोल रहा है ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। y अक्ष से 8 इकाई, y अक्ष से 8 इकाई, ये बिंदु हो गया, ये 8 इकाई हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया क्या, 8 हो गया, ठीक है। y अक्ष से 8 बोल रहा है x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, मतलब P यहाँ पे स्थित है, ये हो गया P। तो जब x अक्ष पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 8,0 होगा। इसमें जो P होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8,0। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल में देखें कि यदि कॉस ए बराबर 3/4 है तो सेक ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए का वैल्यू 3/5 है। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना, b/h होता है। हमको निकालना है सेक, है ना, सेक। तो देखो सेक क्या होता है, सेक ए बराबर होता है, इसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा 1/cos ए होता है, ठीक है। तो इसी पर पुट कर देंगे हम, क्या होगा 1 और 3/5, तो ये हो जाएगा कितना 5/3, 5/3। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल में चलते हैं। 16 नंबर सवाल क्या बोलता है कि 16 नंबर सवाल कि sec a प्लस tan a और 1 - sin a बराबर है, इक्वल बराबर है। देखिए sec a प्लस tan a और 1 - sin a इक्वल होगा। तो sec को चेंज करेंगे तो 1/cos a और tan को चेंज करेंगे तो sin a/cos a होगा और 1 - sin a होगा। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a बटा क्या हो जाएगा cos a और यहाँ 1 - sin a, ठीक है। अब देखो a प्लस b और a माइनस b टूट जाएगा, a² - b², मतलब 1² और sin² थीटा मतलब sin² a बटे क्या हो जाएगा cos a। और 1 - sin² a बराबर क्या होता है cos²।
तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस। क्या बचेगा, कॉस ए, तो कॉस ए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कि कॉट ए बराबर 1 है, कॉट ए बराबर 1 है तो ए का मान क्या होगा। कॉट ए बराबर 1 है ना, तो 1 कब होता है, तो कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉट 45 डिग्री है ना, तो 1 का वैल्यू कितना गया, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 18 में, प्रश्न संख्या 18 में जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब सीधा खड़ा खंभा और उसकी जो छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई हो गया, ठीक है, तो उसके छाया की लंबाई बराबर हो, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो जो उन्नयन कोण बनेगा तो कितना बनेगा, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बनेगा। तब इसमें क्या होता है, 45 डिग्री का मान आधार और लंब दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कितना होगा, 45 डिग्री का मान। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 19 में चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री के होते हैं। तो कोई भी बहुभुज होता है, जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, तो सबका जो बाह्य कोण का योग होता है सो क्या होता है, 360 डिग्री। लेकिन अंतः कोण का योग क्या होगा, त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि डेसिमल नंबर 111 सेट क्या कहा जाता है। 111 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है या परिमेय संख्या है, इनमें से सभी है। तो देखो 111 पूर्ण संख्या भी है, ठीक है, प्राकृत संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होते हैं। लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी, आंसर नंबर डी होगा, 20 का आंसर डी होगा। चलिए 21 नंबर सवाल पर चलते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB 7 और BC 4 है, तो इनमें से तीसरी भुजा के माप क्या संभव हो सकता है। देखिए बढ़िया सवाल है कि क्या है कि पहला भुजा, तीन त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, तो ये बोल रहा है कि ABC, अगर AB दिया है 7 और BC दिया है 4, है ना, तो इससे क्या संभव हो सकता है, तीसरी भुजा क्या संभव हो सकता है। तो देखिए कभी भी क्या होता है ना, त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो देखो 7 4 11 है ना, 7 4 11, 7 4 11, ये दोनों का योग कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो तीसरी जो भुजा होगा C, वो 11 से छोटा ही होगा, 11 से छोटा होगा, इसका मतलब 12 नहीं हो सकता है, 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 8 संभव है और 6 भी संभव है। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो 4 और 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब ये 3 है ना, तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या आना चाहिए, तो तीसरी भुजा से छोटा,
तीसरी भुजा से छोटा, तो मतलब 6 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, सही आंसर डी होगा। चलिए 22 नंबर सवाल में चलते हैं कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। पासा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉसिंग द डाइस, है ना। तो पासा में जो होता है सम संख्या क्या होता है, 2, 4 और 6। सम संख्या आने की संभावना कितना है, 3, ठीक है। और कुल कितना है, कुल इवेंट 6 है, तो इसके संभावना कितना है, 1/2। इसकी प्रायिकता क्या होगा, 1/2, है ना। तेईस नंबर सवाल में, 23 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर हैपनिंग, है ना। श्योर हैपनिंग इवेंट का क्या होता है, इसका होता है 1। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, हमेशा 1 होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणज संख्याओं का आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 के आने की प्रायिकता, 3 के गुणज के आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए तो पासा में 3 के गुणज क्या होगा, एक 3 होगा और दूसरा क्या होगा, 6 होगा। 6 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 संख्या आने की संभावना है, टोटल आउटकम्स कितना का 3, जिसको काटेंगे कितना का 1/3। तो इसका क्या आ जाएगा, प्रायिकता बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर सवाल में कि यदि 25 नंबर सवाल क्या है कि यदि x+3 और 3x और 4x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ये अगर समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखिए पुट करके भी हम लोग बना सकते हैं कि अगर x का मान 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 4, 3 और 6, तो दोनों का अंतर 1 आ रहा है, ये दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो समांतर श्रेणी में d बराबर नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर 5 पुट करके देख रहे हैं तो 8, 15 और 22, है ना। तो यहाँ कितना बचा, 7, और यहाँ भी कितना बचा, तो 7। ये आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर कॉमन डिफरेंस दोनों का समान होता है तो प्रथम पद ये हो गया और सेकंड पद ये, थर्ड ये हो गया, है ना। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं किस तरह से, तो देख लेते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस समान होता है सबका, तो क्या होगा, 3x माइनस x+3 बराबर हो जाएगा 4x+2 माइनस 3x, ठीक है। ये होगा 3x, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या होगा, 3x माइनस x माइनस 3, और ये हो जाएगा कितना कि 4x माइनस +2 माइनस हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखो ये भी 3x है, तो ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा 3x, ठीक है। नहीं सॉरी, कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा इधर, तो या तो घटा दे इसको, तो कितना बचेगा x, और इधर को हटाएंगे तो 2x माइनस 3, और ये बचेगा कितना x+2, तो x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस एक्स, और इधर प्लस आएगा तो 2 + 3, तो x बराबर कितना है 5 है, x बराबर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। चलिए 26 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल में यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य क्या होता है कि सभी घटनाओं का योग, और जितना घटना है सभी प्रश्नों का योग बट्टे प्रश्नों की संख्या। तो 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13, कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, बराबर 10 दिया है। तो कितना है 1, 2,
3 4 5 6 प्रश्नों की संख्या 6 है, तो क्या आ जाएगा ये? देखिए 4 5 11 11 11 8 19 19 9 28 28 और 13 41, तो मतलब हो गया 41 प्लस x बराबर हो जाएगा 60 60 60 हो गया, तो कितना बचेगा? तो x बराबर 60 माइनस 41, तो ये घट के हो गया x बराबर कितना? तो 19, x का मान जो आएगा सो क्या आएगा? 19। ऑप्शन नंबर बी 26 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सही जोड़े या गलत हो गया? चलिए, जो इसका सही आंसर होगा सो 19 ही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। बोल रहा है कि इतना इतना 2 4 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक, तो बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार क्या है? तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, 5 बार बहुलक आया है, तो इसका जो बहुलक होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे आसान सवाल है। मीडियन बोल रहा है, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, तो 7 8 9 10 11 12 और 15 दिया है। तो जो बीच में आ रहा है 10 आ रहा है, 3 इधर 3 इधर, तो मध्य में आ रहा है, मध्य में मेरा आ रहा है 10, तो इसका जो सही जवाब होगा 10। 29 नंबर में बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उसकी उभयनिष्ठ उनकी त्रिज्या के योग से अधिक हो, इसका मतलब एक वृत्त ये हुआ, दूसरा वृत्त ए हुआ, ठीक है। इसका त्रिज्या हो गया आर, इसका त्रिज्या हुआ कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो ये दोनों के बीच, केंद्रों के बीच की दूरी है डी, डी है तो इससे मतलब ज़्यादा होगा, तो जो डी का वैल्यू है सो ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब दोनों वृत्त स्पर्श नहीं कर रहे हैं, और जो दोनों वृत्त स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा? तो एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, और 2 ही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर बोल रहा है, 30 नंबर सवाल में क्या है कि 30 नंबर सवाल में बोल रहा है कि दो गोले का आयतन का अनुपात इतना इतना है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयतन क्या होता है? 4 बटे, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो दोनों का होगा मान लो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसका अनुपात दिया है कितना? तो 64/27, तो पाई पाई कट गया, है ना। तो r/r का क्यूब मतलब हो जाएगा क्यूब रूट, मतलब 64 और 27, तो मतलब हो गया r/r बराबर हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ 3, ठीक है। तब रखिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², 4πr², मतलब 16/9, 16/9,